सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। आज हम पहले जो हमारा लेसन है, पहले लेसन में आपके जीके का भाग, जीके के भाग में भी हम भारतीय इतिहास से हम प्रारंभ करेंगे। पहले मैं अपना परिचय भगवान सिंह गुर्जर और मैं बौली से हूँ और मैथमेटिक्स और हिस्ट्री इन दोनों विषय से मैंने तैयारी की है। आरएस की भी तैयारी की है मैंने, कई तरह के एग्जामों की तैयारी की है और बच्चों को तैयारी करवाई भी है। इतिहास से, इतिहास मेरा रोचक सब्जेक्ट है। इतिहास और दर्शन शास्त्र भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है। इतिहास को तो मैंने पढ़ा ही है। इतिहास मेरा पीजी का भी विषय रहा है गणित के साथ साथ। तो मेरा मानना है कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा आपके बीच में कि जो इतिहास का जो पोर्शन है आपका गलत नहीं हो। आप जिस भी एग्जाम में आप परीक्षा देने जाए तो हम ऐसा कोई सा भी भाग इतिहास का नहीं छोड़ेंगे जो कि आपसे प्रश्न से वो अछूता रह जाए। कई बार हम देखते हैं कोई सा भी टॉपिक होता है, हम टॉपिक पे चले जाते हैं सीधे, उसकी प्रस्तावना को नहीं समझ पाते, उसका कंसेप्ट नहीं समझ पाते, उसका नेचर नहीं समझ पाते, हम सीधा रट्टा मारने पे विश्वास करने लग जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग रट्टा वाली प्रवृत्ति को बंद करें और चिंतन वाली प्रवृत्ति पर आप आए। चिंता वाली पे नहीं, चिंतन वाली प्रवृत्ति पर आए। जब आप चिंतन वाली प्रवृत्ति पर आओगे तो आप निश्चित तौर पर आपका जो ये जीके वाला जो पोर्शन है, जीके वाले पोर्शन में मैंने जो हमारी मोटिवेशन क्लास थी वहां पर मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है। तो मैं उस बात को नहीं समझाते हुए मैं आज आपके बीच में भारतीय इतिहास का टॉपिक लेकर आपके बीच हूँ। और टॉपिक में भी आपका जो पहला कंसेप्ट है, पहला ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, जो हमारे भारतवर्ष से संबंधित अखंड भारत का, क्योंकि हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत अखंड अफगानिस्तान तक और इधर यानी पूरा का पूरा जो भाग है, वर्तमान भारत की बात नहीं कर रहे हम, अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान भी भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था, उस समय की बात यहाँ पर होगी। और आप इस तरह का कंसेप्ट ही आपके दिमाग में बैठे कि आप ये नहीं कि भाई भारत की सीमा है, पंजाब आ गया, JNK आ गया, इधर राजस्थान, गुजरात और नीचे महाराष्ट्र होके निकल गए। नो, आप हम पाकिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, इनके पुराने नाम हम मैप की भी बात करेंगे। तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका जो इतिहास का जो आपका सिलेबस है, इतिहास के सिलेबस में प्राचीन भारत है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है। तो हम प्राचीन भारत के इस पार्ट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दे रखा भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, और इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता दे रखी है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में बहुत विस्तृत कंसेप्ट है। इसको हम धीरे धीरे लगभग 3, 4, 5 जो भी अपने भाग बनेंगे उन भागों में हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। इसी तरह हमारा जो वैदिक संस्कृति रही है उसके बारे में हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। और फिर जो भारतीय समाज है, भारतीय जो इंडियन सोशल समाज, भारतीय समाज की हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, परिवार की व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे, जो विवाह है उसके बारे में बात करेंगे, लैंगिक संवेदनशीलता पर बात करेंगे। ये बात इस वाले भाग से ज्यादा आ रहा है प्रश्न आजकल। इसके बाद में आपका जो ग्रामीण जीवन है वो बात करेंगे और शहरीकरण पर भी यहाँ पर बात होगी। तो आज जो सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज में, हम सबसे पहले ले रहे हैं आपके बीच में सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे नाम आता है तो आप लोग समझ जाते हो प्राचीन भारत को हम पढ़ने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। बढ़ते हैं आगे, पाठ को स्टार्ट करते हैं। पाठ है अपना हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता। जैसा कि हमको पता है, हम थोड़ा सा जानते हैं कि जब सर्वप्रथम इतिहास की बात करें तो वहां पर हम पाषाण से संबंधित पत्थर के बारे में हम समझते हैं कि पाषाण युग की समाप्ति के बाद में, पाषाण का मतलब जितने भी उपकरण पत्थर के उपयोग में आते थे, तो इस तरह के युग को हम पाषाण युग के नाम से पुकारते थे। पाषाण युग के तुरंत बाद यानी पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं का उपयोग प्रारंभ हुआ और सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया वो तांबा था। आप कहेंगे सर कि तांबा का उपयोग किया तो क्या पाषाण का उपयोग बंद हुआ? तो ऐसा नहीं था। तांबे के उपकरणों के साथ साथ जो आपके पाषाण यानी पत्थर के उपकरणों का भी साथ के साथ वहां पर प्रयोग होता रहा। इसीलिए ऐसी संस्कृतियां, ऐसी संस्कृति जिसमें तांबे का और पाषाण दोनों का संयुक्त रूप में
उपयोग होता रहा। ऐसी जो युग था उसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाणिक, उनको ताम्र पाषाणिक के नाम से वहां पर पुकारा जाता है। तांबे के बाद में कांसा आया और कांसे के बाद में अंततः लोहा। आप कहेंगे प्रारंभ में कौन था? पाषाण। पाषाण का मतलब पत्थर, यानी पत्थर से संबंधित, पत्थर के बाद तांबा, तांबा के बाद में कांसा, कांसा के बाद में लोहा। ऐसा नहीं है कि पाषाण का काम बिल्कुल बंद हो गया, नो, पाषाण भी इनके पैरेलल चलता रहा और अंततः जब पहुंचे लोहे तक, वहां पर ये पाषाण का जो उपकरणों का जो कार्य था वो बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल समाप्ति की ओर बढ़ता चला गया। आज हम देखते हैं, आज पत्थर के उपकरणों का, हम किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं करते, लेकिन जैसे 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 हम रिवर्स वापस चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि पाषाण का उपयोग वहां पर हम देखते हैं। आपने गाड़ियां देखी हो, आपने शिकार के उपकरण देखोगे, प्राचीन भारत में सारे के सारे पत्थरों के बने होते हैं और धीरे 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 वो तांबा, कांसा और लोहे के रूप में उपकरण हमको प्राप्त होते गए और उपकरणों के कारण ताम्र पाषाणिक, जैसे ताम्र और कांसे वाला आ गया, ताम्र लोहे वाला आ गया। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट आप की जानकारी में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की है ताम्र पाषाणिक की, हमने शब्द की परिभाषा की व्याख्या की। जैसे कि हमारे राजस्थान के जो कालीबंगा है, इधर से बलूचिस्तान का जो आपका मेहरगढ़ जो स्थान है, वहां से हमको पता लगा खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान हमको ये पता लगा कि जो ये संस्कृतियां थी, ये संस्कृतियां ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी। ताम्र पाषाणिक शब्दार्थ आपके समझ में आ गया कि तांबे के उपकरण और आपके किसके पत्थर के उपकरणों का उपयोग यहाँ पर हो रहा है, वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में पहचानी गई। और ये संस्कृतियां आपके जो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में विकसित हो चुकी थी, यानी पूर्व की जो सभ्यता थी। तो इस सभ्यता को लेकर हमने बात की, अभी कालीबंगा का नाम आया, ये इस सभ्यता के पहले वाली सभ्यता से जुड़ी हुई है। आपने अभी बलूचिस्तान की बात की, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ की, तो वो भी कालीबंगा और हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की जो संस्कृति थी विकसित आपको वहां पर मिली है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के परिचय के अंदर हम बात कर रहे थे कि जब हमने इस सभ्यता को खोजा तो हमारे दो इतिहासविद थे, पुरातत्वविद थे। एक तो थे सर जॉन मॉर्सल और सर मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने सन 1921 में पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान जो अभी हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब प्रांत, क्योंकि ये पंजाब, आधा पंजाब हमारे पास है, आधा उधर से ले गया। पंजाब प्रांत के एक बस्ती, वो बस्ती थी हड़प्पा। हड़प्पा के नाम से हम उसको जानते हैं। उसकी इन्होंने जब उत्खनन किया, खुदाई का काम किया, खुदाई के काम करने के बाद में इन्होंने देखा कि बहुत सारी वस्तुएं खुदाई में प्राप्त हुई और उन वस्तुओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे बहुत सारे इतिहासविदों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी। राय देने से तात्पर्य कि ये जो सिंधु और हड़प्पा सभ्यता है, ये किसके द्वारा सभ्यता विकसित की गई, किसने इनकी संस्कृति क्या रही है, संस्कृति के साथ साथ इनका कृषि कार्य क्या रहा है, इनके उत्पत्ति और इसका नष्ट होने का कारण क्या रहा है। तो अलग अलग इतिहासविदों ने अलग अलग बातें हमारे सामने अलग अलग पुस्तकों में रखी। तो इसकी जो खोज, हम कहते हैं ना कि इस सभ्यता यानी जो हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पा की जो सभ्यता है, इसकी खोज का मुख्य श्रेय किसको जाता है? आपने देखा कि जब हम किसी वस्तु पर खोज करते हैं, जब आपने किसी वस्तु की खोज के लिए आपने वहां पर खुदाई प्रारंभ की, खुदाई प्रारंभ करने के बाद में आप देखोगे कि वहां पर बहुत सारे अस्थि पंजर मिले, कोई मनका मिला, मटका मिला, आप कहेंगे कोई जुते हुए बेलों के निशान मिले, हल के निशान मिले। तो आप इन सभी बातों को मिक्सअप रूप में लिखोगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब खुदाई के द्वारा जो हमको प्राप्त हुए हैं वो सारे के सारे स्रोत को हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत। उनको श्रेय जाता है हमारे जो इतिहासविद जो जिन्होंने खुदाई में भाग लिया, जैसे मॉर्सल और व्हीलर, इन दोनों ने सन 1921 में
हड़प्पा की जो बस्तियां थी उनकी खुदाई प्रारंभ की। और खुद हड़प्पा कहाँ पर था? हड़प्पा ये हमारे पंजाब को नहीं समझे, पंजाब प्रांत अभी जो वर्तमान में कौन सा देश है? पाकिस्तान, वहां से इसका संबंध है। और इसके लिए देखिए अब आता है कि ये जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उद्भव होने में यानी इनकी उत्पत्ति होने में किन किन का प्रभाव रहा। तो सबसे पहला इसका जो कंसेप्ट है वो आता है मेसोपोटामियाई प्रभाव का सिद्धांत। आपने नाम सुना मेसोपोटामिया संस्कृति के बारे में पढ़ा, सभ्यता के बारे में पढ़ा। उस मेसोपोटामिया संस्कृति में ही एक संस्कृति आती इसी की सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता का संबंध ये जो आपके जो जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इतिहास में, जैसे व्हीलर है, मार्शल है, गॉर्डन है, डीडी कोसाम्बी है, इन सब लोगों ने सिंधु हड़प्पा सभ्यता का उद्भव का सीधा सीधा कनेक्शन मेसोपोटामियाई प्रभाव के सिद्धांत को ठहरा दिया। इनका कहने का सीधा सीधा अर्थ यह था कि जो हमारी जो हड़प्पा जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उस सभ्यता का उद्भव का सीधा सीधा कनेक्शन मेसोपोटामियाई सभ्यता का प्रभाव रहा है। जब हमने लेकिन उसके लिए जब खोजे कि भाई कारण क्या है कि ये ऐसा कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है या असत्य, उसके बारे में जब हमारे इतिहासविदों ने इसको जाना, परखा, यहाँ की और वहां की जब तुलना की, तब उन्होंने तुलना करके क्या प्राप्त किया। देखिए जब इन्होंने कारण जाना तो जो हमारा सेंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो जाल के रूप में क्रॉस, जैसे एक रोड आ रही है दूसरी रोड आ रही है, एक दूसरे को समकोण पर काट रही, जाल के रूप में थी। लेकिन यहाँ का नगर उन्नत नहीं था। उन्नत का मतलब एक घर कहाँ बसा हुआ, एक घर कहाँ, उठपटांग बस्तियां थी वहां पर। इसके बाद में अपने जो सेंधव सभ्यता में पक्की ईंट का प्रयोग था, वहां पर कच्ची ईंट का प्रयोग होता है। जल निकासी की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में तो जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम बात करेंगे इसकी जल निकासी की। जो मेके नामक हमारा जो इतिहासकार है, उन्होंने तो उस नाली व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा लेख लिखा है। तो जब भी हम बात करेंगे जल निकासी की, तो हमारी सेंधव सभ्यता की जल निकासी बहुत अच्छी थी। नालियों के माध्यम से डोर टू डोर व एक स्थान से दूसरे स्थान पर गंदा पानी पहुंच जाता था, और उस गंदे पानी का उपयोग की भी वर्णन वहां पर पुस्तकों में किया गया है। इसके अलावा जो यहाँ की लिपि थी वो चित्राक्षर थी, यानी चित्र के अनुसार लिखा जाता था। किसी भी वर्ण को दर्शाने के लिए चित्र बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो सुमेरियन सभ्यता, जो मेसोपोटामियाई सभ्यता के अंतर्गत ही थी, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर नगर उन्नत नहीं था, कच्ची ईंटों का प्रयोग था, लिपि कीलाक्षर थी। कीलाक्षर का मतलब जिस प्रकार पेन से लिखी जाती है, और वहां पर मंदिर मिले। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के अंदर मंदिर नहीं प्राप्त हुए। तो इन दोनों बातों से जब हमने तुलना की तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इस सभ्यता का, यह सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामियाई सभ्यता प्रभाव के सिद्धांत को दर्शा रही है, इसका सिंधु सभ्यता से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने इन इतिहासकारों ने ये बात बताई, तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि भाई मेसोपोटामियाई प्रभाव का सिद्धांत किन किन के द्वारा दिया गया। निम्न में से इनमें से कौन नहीं है? 3 नाम दे देगा, इसमें से एक नाम चौथा दूसरा रख देगा, आपको मिसिंग ढूंढना पड़ेगा। तो आप इन के बारे में नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। कारण भी आपको होने चाहिए, क्योंकि आजकल परीक्षा में प्रश्न पूछने का पैटर्न ही बदल गया। पहले सीधा पूछते थे बताइए कौन से सन 1921 में हड़प्पा खोजा है, 30 में खोजा। लेकिन आजकल ये पूछा जाता है कि जैसे मेसोपोटामियाई प्रभाव का सिद्धांत के अंतर्गत निकाले गए निष्कर्ष में कारण और निष्कर्ष। कारण अगर आपको याद है तो आप निष्कर्ष तक पहुंच जाओगे, कारण अगर आपको याद है तो निष्कर्ष तक नहीं पहुंचोगे। इस तरह के प्रश्न आते हैं कथन और निष्कर्ष वाले। आप कई एग्जामों के अंदर जाओगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये निष्कर्ष के रूप में हमने कहा कि भाई इन वैज्ञानिकों ने माना कि इस जो हमारी सिंधु हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ उसका सीधा सीधा कनेक्शन मेसोपोटामियाई प्रभाव का सिद्धांत रहा है।
लेकिन जब हमने इसकी खुदाई में जो अवशेष और तुलनाएं वहाँ की मेसोपोटामिया की सभ्यता की और सिंधु घाटी सभ्यता की तो वो थोड़ा डिफरेंस लगा, और डिफरेंस लगने के कारण हमने मना कर दिया। मैं निष्कर्ष के रूप में हम इस बात से सहमत नहीं है कि ये इसका प्रभाव सिंधु सभ्यता पर रहा होगा। और ये जो व्हीलर नामक जो हमारा इतिहासकार था, इसने ये जो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता, जिस सिंधु घाटी सभ्यता को इसने कहा कि ये सुमेरियन सभ्यता का ये क्या था, उपनिवेश था। यानी उपनिवेशक का मतलब यानी इसी का राज्य यहाँ पर रहा होगा पहले। इस तरह की बात किसके द्वारा की गई? इस तरह की बात आपकी जो ये व्हीलर है, मॉर्टिमर व्हीलर ने ये बात कही। आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उद्भव का जो दूसरा सिद्धांत आपके बीच है वो है द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत। द्रविड़ भी एक संस्कृति के रूप में रही है। तो द्रविड़ संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति की जननी माना है कई इतिहासकारों ने, कि जो द्रविड़ लोग हड़प्पा से पहले थे, और कई इतिहासकारों ने कहा कि द्रविड़ संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति की क्या कहा, इन्होंने जननी यानी मदर कहा। अब मदर कहने के पीछे भी जब इतिहासकारों ने वहां उस क्षेत्र को देखा तो वहां पर खुदाई की, खुदाई करने के बाद में उनको लगा कि जो अस्थि पंजर निकल रहे हैं ये तो द्रविड़ों जैसे लग रहे हैं। द्रविड़ लोग थे, द्रविड़ संस्कृति के, द्रविड़ सभ्यता के जो लोग हैं उससे मिलते जुलते अस्थि पंजर वहां पर उनको खुदाई में प्राप्त हुए। और ये जो द्रविड़ लोग का जो कल्चर था, उस कल्चर पर जब हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इतिहासविदों ने, हमारे जो पुरातत्वविद विभाग के जो व्यक्ति थे, उन्होंने जब इसके बारे में रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में उन्होंने पाया कि ये तो इन दोनों का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा। कैसे? वो ऐसे कि जो सिंधु सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सभ्यता में तो जो सभ्यता थी वह काशी युगीन यानी काशी से संबंधित और नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पर क्या थी? ताम्र पाषाणिक थी। ताम्र पाषाणिक में बता चुका क्या था अभी प्रस्तावना में, ताम्र पाषाणिक गैर नगरीय सभ्यता थी। तो फिर इतिहासविदों ने कहा कि भाई इन दोनों में तो कोई कनेक्शन है नहीं। फिर भी आपको ये याद रखना है कि जब पूछ लिया जाए द्रविड़ संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति की जननी माना जाता है, ऐसा किसके द्वारा? इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है। और तकनीकी रूप से दोनों सभ्यताओं में मैच नहीं हो रहा, और जब दोनों सभ्यताओं के बीच में मैच नहीं हो रहा तकनीकी रूप में, तो हम कह देंगे कि जो हमने जो बात जो अभी जो इतिहासकारों ने बात बताई वो विचार मान्य नहीं है। क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा समस्या प्राचीन भारत की है, क्योंकि हमें वहाँ की जो सभ्यताओं के बारे में जब हमको कोई लेख लिखना होता है तो ऑथेंटिक बात हम पहुंचे, उसके लिए हमको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। तो हो सकता है जो पहले रिसर्च किया उससे ज्यादा रिसर्च हम कर लें। इसलिए यहाँ पर ये जो दूसरा जो द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत था उसको भी मान्य नहीं किया गया। फिर अगला सिद्धांत आया। अगले सिद्धांत जो तीसरे नंबर का सिद्धांत आया है, तीसरे नंबर का सिद्धांत है आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी सिंधु लोगों का सीधा सीधा कनेक्शन आर्यों के साथ जोड़ने की कोशिश हमारे दो इतिहासकार डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने किया। इन दोनों ने बताया कि जो सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके निर्माता, उसको निर्माण करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? आर्य थे। ऐसा किसके द्वारा माना गया? ऐसा माना गया डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी के द्वारा। ये दोनों इतिहासकार थे, इन्होंने दोनों इतिहासकारों ने बताया। ये प्रश्न आ चुका पहले परीक्षा में, आपसे प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किन इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के उद्भव में आर्यों का महत्व या आर्यों की भूमिका बताई? तो यहाँ पर प्रश्न में इन दोनों का नाम आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए जब इन्होंने तो कह दिया कि नो भाई इनके द्वारा बताया गया कि आर्यों ने ही सभ्यता को क्या किया था, सभ्यता के विकसित होने में आर्यों का हाथ था, इनकी उत्पत्ति होने में आर्यों का हाथ था। बट जब हमारे और इतिहासकारों ने उसको खोजा, खोजने पर पाया कि जो सिंधु सभ्यता है वो तो नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्यों की सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, ये आर्यों की सभ्यता तो मुख्यतः पूरी ही ग्रामीण परिवेश में थी और ये था नगरीय परिवेश में।
तो ये देखो एक दूसरे से अपोजिट रही, क्योंकि अगर ये निर्माता होते आर्य किसके, इसके सिंधु घाटी सभ्यता के, तो अगर इनकी सभ्यता ग्रामीण थी तो सॉरी इनके नगर ग्रामीण स्तर पर थे यानी गांव के रूप में थे, तो यहां पर भी नगरीय व्यवस्था नहीं होकर ग्रामीण व्यवस्था होती। दूसरी बात, घोड़े का उपयोग हुआ यहाँ पर किसमें, आर्यों की सभ्यता में रथ का उपयोग हुआ, लोहे का उपयोग हुआ। लेकिन ये तीनों चीज तो बड़े दुर्लभ रूप में प्राप्त होती है। कहां से, सिंधु सभ्यता से। दुर्लभ का मतलब कोई मिल गई तो वो ठीक है, नहीं भी मिले तो भी ठीक है, यानी बहुत मुश्किल से इनके दर्शन होना। अगर इनका रोल यानी आर्यों का रोल अगर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में रहा होता तो ये सारी की सारी बातें इसमें आपको प्राप्त होती और आपको प्राप्त नहीं हो रही। तीसरी बात, ये जो आपके आर्य का जो कल्चर था, आर्य की जो आर्य का जो सिद्धांत था, उसमें क्या लिपि का अभाव था। वहां पर सारा का सारा ही मौखिक बातें, मौखिक ही सारा कार्य किया जाता था। बट जो हमारे जो सिंधु सभ्यता है, वहां पर तो आपको लिपि के प्रमाण वहां पर प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर लिपि यानी लिखने का कार्य हुआ। कौन सी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। और आर्यों की सभ्यता में लिपि का अभाव रहा है। तो इतना अंतर होने के बाद में ये भी जो मत था आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, तो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने अभी तक जो पढ़ा उसको थोड़ा सा समरी के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये मिलान वाली बात भी आ जाती है। इधर आपके 4 विद्वानों के नाम आ जाएंगे, इधर उन विद्वानों ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में किसकी महत्ता रही है, आर्यों की रही है कि सुमेरियन की रही है। सुमेरियन वही मेसोपोटामिया वाला मैंने बताया जो भी, द्रविड़ की रही है या द्रसु या दासों की रही है। तो ये इसका क्रम बदल के लिख सकता है वो। मैंने आपको बता चुका, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र इन्होंने बताया कि जो वैदिक सब ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो निर्माण करता था वो कौन था, आर्य थे, इन्होंने बताया। इसके बाद में गोल्डन चाइल्ड, इसने बताया कि किसने इसका निर्माता कौन थे, निर्माता थे सुमेरियन। इसके बाद में राखलदास बनर्जी द्रविड़ों के बारे में बात की, और व्हीलर ने किसकी बात की, दस्यु की। तो ये आपको क्रम से याद होने चाहिए, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि उसने इसी को सुमेलित करवा लेता है वो कई बार। क्योंकि अभी जो हमने पढ़े हैं तीनों सिद्धांत, उन तीनों सिद्धांतों की ही बात है यहाँ पर थोड़ा सा नया है, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी दास के रूप में इन्होंने माना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके निर्माता कौन रहे, दास। किसने कहा, व्हीलर ने कहा। इसी तरह द्रविड़ के बारे में हमने बात की, राखलदास बनर्जी की। इसी तरह सुमेरियन की बात की कि निर्माता थे, गोल्डन चाइल्ड ने बताया। और स्वरूप और रामचंद्र ने किसके बारे में बताया, आर्यों के बारे में, कि भाई आर्यों ने इसका निर्माण किया। जब हमने इस सभ्यता पर इसके सिद्धांतों को देखा कि इसकी उत्पत्ति के कौन कौन सिद्धांत, कौन कौन सी इतिहासविद ने इसकी उत्पत्ति के लिए किन किन को बताया, ये सारी बात की। इसके बाद में अब आता है इसके नामकरण का। हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु हड़प्पा की सभ्यता, मैंने यहाँ पर लिख रखा है हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता। मैं यहाँ पर भी लिख सकता था सिंधु घाटी सभ्यता। ये हड़प्पा लिखने के पीछे मेरा क्या लॉजिक है वो आप समझिए। आप सिंधु हड़प्पा सभ्यता का नामकरण की बात आती है तो इसको 3 नामों से हम जानते हैं। पहला नाम है सिंधु सभ्यता। आप कहेंगे सिंधु सभ्यता का तात्पर्य सीधा सीधा कि जो सिंधु नदी से संबंधित, इधर से सिंधु घाटी सभ्यता वो भी सिंधु नदी से संबंधित। आपने देखे अभी जब हम नक्शे पे जाएंगे तो नक्शे पे देखेंगे कि इसका अधिकांश भाग, इस सभ्यता का अधिकांश भाग सिंधु नदी से दूर है। जैसे यूपी में है, इधर से आपका महाराष्ट्र में है दयामाबाद। तो आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत सारे भाग ऐसे हैं जो कि सिंधु नदी से बहुत दूर है, तो इन दोनों नामों की क्या उपयोगिता रहेगी। फिर हमारे जो इतिहासविद थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के नाम से, यानी हड़प्पा एक शब्द जो कि हड़प्पा नामक स्थान है, वहां से इन्होंने इस शब्द का प्रयोग चालू किया। और ये चूंकि नया शब्द है, हम इसको सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता पर ही नहीं ठहर सकते, इसका जो उचित नाम है। क्यों? क्योंकि इसके अधिकांश जो भाग हैं वो सिंधु नदी से काफी दूर है, सिंधु तंत्र पर नहीं है। तो इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता के नाम को कहना थोड़ा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु हड़प्पा सभ्यता का तिथि क्रम, यानी तिथि क्रम से संबंधित है कि जो ये सभ्यता किस कालखंड के बीच में रही, इसका स्टार्ट कब हुआ और ये समाप्त कब हुई। इस तरह का सामान्यतः संस्कृति का अस्तित्व 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में रहा। कुल मिला के बाद सामान्यतः हमारे जो इतिहासकार इसको ऐसा मानते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग डेटें दी है, लेकिन हमने सामान्यतः बात की है, तो जहां पर भी सामान्यतः की बात आए तो आप ये डेट लिखें, 2550 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका रहा। कुल मिला के बात ये है कि 2550 में ये संस्कृति अस्तित्व में आई और आने के बाद में फली और फलती फलती फिर लास्ट में सन 1900 ईसा पूर्व, ये ईस्वी नहीं ईसा पूर्व पर इसके जो महत्वपूर्ण नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो बिल्कुल क्या हो गए, समाप्त हो गए। उसके अवशेष को हम देखते हैं जब भी हम घूमने जाते हैं, चाहे पंजाब जाएं, चाहे आप पाकिस्तान में भी आपके जो राजस्थान में कालीबंगा है, हम इधर जाएं महाराष्ट्र में देहमाबाद है, बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर हम उसके अवशेष देखते हैं। तो इसे सामान्यतः माना गया है 2550 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका कालखंड माना गया है। अब देखिए कि ये जो माना गया समय है, इस समय को मानने के लिए हमें किन किन कारकों की आवश्यकता पड़ती है। इतिहासकार जब ये टाइम पीरियड सेट करते हैं तो किस किस बातों के द्वारा किन किन उन्होंने क्या क्या बातें देखी और क्या क्या खोज करके उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला कि ये जो सभ्यता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के कालखंड के बीच में रही है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो आपके पास मैंने 5 शब्द लिखे हैं, एक तो स्त्रीकरण, विदेशों से संपर्क, तो भाई फॉरेन में संपर्क रहा नहीं रहा, कार्बन डेटिंग, कार्बन आपको पता है कार्बन C4, 5, 6, C17, 18, 20 ये अलग अलग क्षेत्र में काम में आने वाले कार्बन डेटिंग सिस्टम है। कार्बन डेटिंग सिस्टम का भी यहाँ पर तिथि कालक्रम जो तिथि है उसको ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कितनी भी पुरानी वस्तु हो, जब इसको कार्बन डेटिंग पद्धति से जब उसका टाइम पीरियड जांचते हैं तो लगभग हम बिल्कुल सही तक पहुंचते हैं। इसके अलावा मुद्राओं के साक्ष्य, ये जो मुद्राएं हैं, मुद्रा के साक्ष्य के रूप में भी इसको जो टाइम पीरियड डिसाइड करने में इसका उपयोग किया गया है। और वृक्ष विज्ञान का भी यहाँ पर उपयोग किया गया है, ये वेद विज्ञान की एक शाखा है। तो 5 बातें आप याद रखिए, निर्धारण करने वाले कारक हैं। और जब ये तो विज्ञान के रूप में चलता है C14 कार्बन डेटिंग पद्धति, और कार्बन डेटिंग पद्धति जब मुद्रा और मृत भांडों आदि का जब तिथि क्रम जांचा, क्यों खुदाई के दौरान हमें मुद्राएं मिली, मृत भांड मिले, और जब उसको C14 के माध्यम से जब उसको जांचा कि इसे किस कालखंड के हैं, तो उन्होंने बताया कि ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड क्या किया, निर्धारित किया। अगर आपसे पूछे कि C14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है वो कौन सा है, तो आप बताओगे 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यानी 2350 ईसा पूर्व में उसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 1750 ईसा पूर्व तक आते आते क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस तरह का पूरा कंसेप्ट जो है ये तिथि निर्धारण कर रहा है। फिर भी कई हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग तिथियों के बारे में बताया। आज मैंने आपको इस सभ्यता का एक साधारण सा परिचय दिया है। अभी हम मूल पाठ तक तो पहुंचे ही नहीं है, ये पक्का मान के चलना। अभी हमारी बेसिक प्रस्तावना थी, जो कि साधारण किताबें इस प्रस्तावना को नहीं लिखती है। तो हमें, चाहे हम रीट का दे रहे हैं, राजस्थान पुलिस का दे रहे हैं, चाहे पटवार का दे रहे हैं, किसी की भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 12वीं के विद्यार्थी हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो, अगर आपने उस पाठ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। हम क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किसने खोजी, ये अमला घोषर बनर्जी आए 1921 और 22 और 35 47 खुदाई हो गई, रेल निकला और वो निकला, इतना याद करके परीक्षा देने चले जाते हैं और प्रश्न आता है इस तरह का, तिथि क्रम निर्धारण करने वाले निम्न में से कौन सा कारक नहीं है। अब नहीं है तो अब ये कारक याद है जब भी तो बताएंगे ना कि कौन सा है। उसने पूछ लिया नहीं है तो फिर कहां से होगा प्रश्न। उसने कह दिया कि कार्बन 14 पद्धति से बताओ इसका समय,
हम देखते हैं कई गाइडों के अंदर, तो वहां पर एक ही टाइम दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक है बस, और उसने पूछ लिया किससे, C14 पद्धति से पूछ लिया। तो आपको इस तरीके से परीक्षा में प्रिपेयर होके जाना है कि सारी की सारी बात आपको याद रहे, क्योंकि प्रश्न सीधे नहीं आके कई बार कथन निष्कर्ष मिलान कीजिए। अभी मैंने 4 लिखा कि भाई विद्वानों का मत है कि किस किसने इसकी उत्पत्ति की, आर्यों ने की, द्रविड़ ने की, कि दृश्यों ने की, कि दास ने की, ये सारे के सारे आपको अगर याद है तो कैसे भी क्रम में दें, आप लोग आसानी से उस प्रश्न को कर सकते हैं। तो ये जो इतिहास का जो कंसेप्ट है, और प्राचीन भारत में तो सबसे ज्यादा मामला गड़बड़ है, क्योंकि सारे अलग अलग इतिहासकारों ने बहुत सारे इतिहास के रूप में रखी है अपनी अपनी बातें, लेकिन मैंने जिन पुस्तकों का उपयोग किया वो कक्षा 6 से 12 तक की, आपकी 6 से 10 तक SST चलती, 11-12 की जो इतिहास की पुस्तक है वहां से मैंने स्रोत के रूप में आपको ये उपलब्ध कराई सामग्री। और केसी श्रीवास्तव प्राचीन भारत की एक जायंट सिरमानी की पुस्तक भी है, उसके द्वारा भी मैंने उसमें से कुछ बातें ली है। और अपना जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का कंसेप्ट है, ये बहुत सारे भागों में बनेगा, तो आप आराम से संयमित होकर पढ़े, निश्चित तौर पर आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। आज का ये जो मेरा क्लास है वो यहीं तक रहेगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं मेरे वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हो जाए। और निश्चित तौर पर आप धीरे धीरे पढ़ें, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ें। और जैसे ही ये पाठ समाप्त होगा, पाठ समाप्त होते ही आपको इस पाठ का पूरा PDF में भेजूंगा, लेकिन आपको लिखना जरूर है। अभी वर्तमान समय में आप जैसे पढ़ रहे हो, मेरा वीडियो चल रहा है, जहाँ पर भी आपको लिखने की आवश्यकता पड़ी उसको रोकें और आप लिखें। 5 बार लिखें, 5 बातें लिखी, पूरी याद हो जाए। C14 से कितना, 2350 से 1750। इधर सामान्यतापन क्या मानते हैं, 250 से 1900 के बीच में। हमारी मैक्सिमम पुस्तकें यहीं तक रह जाती है, आपको यहीं तक नहीं रहना, आपको यहाँ तक भी आना है। 80-14 पद्धति में किस किस की जांच की, मुद्रा और मतभांडों आदि का इन्होंने इस पर प्रयोग की। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू।